नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज चर्चा पीलीभीत एनकाउंटर के इनसाइड स्टोरी की। यह मामला तब देश के सामने आया जब उत्तर प्रदेश में तराई के जिले पीलीभीत में 23 दिसंबर 2024 को सुबह सुबह 3 खालिस्तानी आतंकवादियों का एनकाउंटर हो गया। यह तीनों पंजाब के गुरदासपुर के एक पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले के आरोपी थे। लेकिन यह मामला क्यों सुर्खियों में आया, इसका जवाब हम आपको जब देंगे तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल 19 दिसंबर 2024 को गुरदासपुर के बाटला में एक पुलिस चौकी पर हमला किया गया। हमलावर गुरविंदर, वीरेंद्र और जशनप्रीत तीनों ही हमले के बाद गायब हो गए। पुलिस इनका लगातार पीछा करती रही। तीनों आतंकी वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर भागकर यूपी के पीलीभीत आए। पंजाब पुलिस ने इनका पता लगाने के लिए सर्विलांस लगाया हुआ था। हालांकि इनका फोन ऑफ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन आतंकियों ने एक ऐसे ऐप से हमले का वीडियो डाला जो इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल होता था। पंजाब पुलिस ने इस वीडियो के शेयर से उसकी लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद वह यूपी के पीलीभीत पहुंची। यह भी सामने आया कि इन आतंकियों ने कुछ समय के लिए अपना फोन ऑन किया था। इससे भी इनकी लोकेशन के बारे में पता चला। इसके बाद दोनों जगह की पुलिस ने अपना ऑपरेशन चलाया और तीनों आतंकवादियों को मार गिराया। इन आतंकवादियों से जहां मुठभेड़ हुई वह पूरनपुर का इलाका है और यहां काफी बड़ी मात्रा में सिख आबादी है। आतंकियों के पास से बरामद हुई थी एक चोरी की बाइक भी, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए। असल में एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों का सीधा कनेक्शन खालिस्तान जिंदा फोर्स से है, जिसका मुखिया आज भी पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ जहर उगलता है और साजिशें रचता है। पीलीभीत में मार गिराए गए तीनों आतंकी खालिस्तान जिंदा फोर्स नामक आतंकी संगठन के हिस्सा रहे। जम्मू का रहने वाला इसका मुखिया रंजीत सिंह उर्फ नीता है। पंजाब जिंदाबाद फोर्स का आतंकी रंजीत सिंह उर्फ नीता वर्तमान में पाकिस्तान भाग चुका है और वहीं से अपनी आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करता है। रंजीत सिंह उर्फ नीता ने 1993 में खालिस्तान जिंदा फोर्स संगठन बनाया। शुरुआत में वह अपने आतंकी गतिविधियां जम्मू क्षेत्र से ही जुटाता रहा, जहां का वह रहने वाला था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार इसका मुख्य निशाना जम्मू से दिल्ली चलने वाली बसें रहीं। यह संगठन 2009 में एक सिख धर्मगुरु की हत्या में भी शामिल रहा। यहां तक कि इसने ऑस्ट्रिया के वियना में भी एक सिख धर्मगुरु की हत्या करवाई। बीते कुछ समय से इस समूह ने अपना ट्रैक बदल लिया। अब यह पुलिस को निशाना बना रहा है। पंजाब में हाल के वर्षों में कई पुलिस चौकी और थानों को निशाना बनाया गया। हाल में गुरदासपुर में हुआ हमला भी इसी नियत से किया गया। अब खालिस्तान जिंदा फोर्स संगठन का नेटवर्क भारत के अलावा ब्रिटेन, ग्रीस सहित कई देशों में फैल चुका है। भारत के खिलाफ साजिश के तार ब्रिटेन तक से जुड़ते नजर आ रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो इन आतंकियों का आका और हैंडलर एक पूर्व ब्रिटिश नागरिक है जो एक सैनिक रह चुका है ब्रिटेन की सेना में। एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकियों का हैंडलर यही ब्रिटिश सैनिक रहा। खालिस्तान जिंदा फोर्स के आतंकी नेटवर्क को सरगना नीता सिंह के जरिए ग्रीस में बैठा जसविंदर सिंह मन्नू चलाता है। इसी से ब्रिटिश सैनिक जगजीत सिंह जुड़ा हुआ है। यह ब्रिटिश सैनिक मूल रूप से भारत का ही निवासी रहा। जगजीत सिंह ने अपना एक दूसरा नाम भी रखा हुआ है। वह अब अपने आप को फतेह सिंह बागी बताता है। जगजीत सिंह लगभग 10 साल पहले भारत से इंग्लैंड पढ़ने के लिए गया। इसके बाद वह ब्रिटेन की सेना में शामिल हो गया। जगजीत सिंह ने अफगानिस्तान में भी ब्रिटिश फौज को अपनी सेवाएं दी। आशंका है कि इसी जगजीत सिंह ने गुरदासपुर में चौकी पर ग्रेनेड हमला करवाया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से सामने आया कि उसका परिवार भारतीय सेना में रहा है। उसके पिता दादा के अलावा भारतीय सेना में उसका एक भाई भी रहा है। जगजीत सिंह इन खालिस्तानी हमलों को सोशल मीडिया पर डालता है और युवाओं को बरगलाता है।
इन युवकों के एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप लग रहा है कि इन युवकों को गिरफ्तार करने के बाद मारा गया। इस एनकाउंटर के बाद भी कई सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं, जिसे आपको जानना जरूरी है। पुलिस अभी तक यह नहीं बता पाई कि आखिर पंजाब से यूपी के भीतर कैसे यह युवक पहुंचे। इसके अलावा यह भी सामने नहीं आया कि आखिर इन्होंने भागने के लिए पीलीभीत को ही क्यों चुना। हमले के 2 दिन तक वहां रहे तो उन्हें कौन शरण दिया, किस होटल में रुके, इसके अलावा उनके खाने पीने से लेकर बाकी इंतजाम किसने किया। पुलिस को यह भी नहीं मालूम हो पाया है कि यह किस रास्ते से नेपाल भागने वाले थे। पुलिस को एनकाउंटर में आतंकियों के पास से 2 AK-47 समेत विदेशी पिस्टल मिली। इन हथियारों का स्रोत क्या है, यह भी जानकारी सामने नहीं आई है। इन आतंकियों के स्थानीय स्तर पर क्या कनेक्शन रहे, इन सवालों का जवाब पुलिस तलाश रही है। जिस खालिस्तानी आतंकी संगठन से यह जुड़े हुए थे, क्या उसकी जड़ें यूपी के पीलीभीत या फिर सिख जनसंख्या वाले लखीमपुर खीरी में भी हैं, इस बात की भी गहराई से जांच की जा रही है। ऐसे में खालिस्तानी चरमपंथ के फिर सिर उठाने का खतरा बढ़ गया है और लग रहा है कि जहां ये आतंकी छिपे थे, जहां इनका इनकाउंटर हुआ, वहां बड़ी संख्या में सिख आबादी रहती है। ऐसे में आतंकियों के लिए स्थानीय सहानुभूति भारत की अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा है। पीलीभीत में 3 आतंकियों का एनकाउंटर से कई और चिंताएं सामने आ गई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और लखीमपुर खीरी ऐसे जिले हैं जहां लाखों में सिख जनसंख्या रहती है। यह दोनों जिले 1980 और 1990 में खालिस्तानी आतंक से ग्रसित रह चुके हैं। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में 1980 और 1990 में खालिस्तानियों ने 2 बड़े हमले किए। ऐसे ही एक हमले में 29 तो दूसरे में 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। दोनों ही जिलों में बड़े जंगल हैं और यहाँ सिखों की जनसंख्या से दूर बने झाले और या कहें कि फार्म हाउस भी हैं। बीते कुछ सालों में गाड़ियों पर भिंडर वाले की फोटो भी देखी गई है। पूरनपुर में बीते दिनों एक मोटरसाइकिल पर सवार कुछ सिख छात्रों ने काले झंडे लहराए और नारे भी लगाए। इसके अलावा यहाँ कुछ वर्ष पहले भी खालिस्तानी आतंकी पकड़े गए थे। इन्होंने पंजाब के नाभा जेल से भागने वाले आतंकियों की मदद की और उन्हीं आतंकियों की मदद से भागने में मदद भी की। लखीमपुर में जब गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के कार्यक्रम में बवाल हुआ तो यहाँ एक युवक भिंडर वाले की टी-शर्ट पहने हुए नजर आया था। यहाँ तक कि खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह को जब पुलिस तलाश रही थी तो उसके भी पीलीभीत में होने की बात सामने आई थी। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डीजीपी सूर्य प्रताप शुक्ला और हरि मोहन कौशिक। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हरि मोहन कौशिक जी, जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी अब पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा अपनी जमीन तैयार करते नजर आ रहे हैं, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या इसके मायने यह है कि अब खालिस्तानी मूवमेंट से, खालिस्तानी आतंकवादियों से केंद्र सरकार या राज्य सरकार का ध्यान हट गया है? सर माफ कीजिए, मैं थोड़ा सा उल्टा कहूंगा। अब खालिस्तानी मामले से ध्यान नहीं हटा है बल्कि ध्यान देना शुरू किया है, तब ये रिएक्शंस आ रहे हैं। हमें ये समझना होगा, जैसे चाइनीज बॉर्डर पे हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए बढ़े क्योंकि हम वहां खड़े हैं। जब खड़े ही नहीं थे तो कॉन्फ्लिक्ट किस नाम के? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो बॉर्डर तक हमारा सैनिक खड़ा हुआ है, चाइना वाले को रोक रहा है, इसलिए लड़ाई हो रही है। एग्जैक्टली इसी तरीके से जो इससे पहले 10 साल सरकार थी, 4 से 14 के बीच में उन्होंने खालिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दिया, पंजाब को उसके हाल पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से कन्वर्जन से लेकर खालिस्तानी मूवमेंट बड़ा मजबूत होना शुरू हो गया। दूसरा, पहली बार सरकार ने और खासकर मोदी जी ने, सर आप लिस्ट उठाकर देखेंगे, मोदी जी ने कम से कम 20 बार गुरुद्वारों का विजिट किया है, केसरिया पगड़ी पहनकर किया है
हमारे जो साहिबजादे शहीद हुए थे उनकी शहीदी दिवस बनाया गया, उसे बाल दिवस घोषित किया गया। लाल किले की प्राचीर के ऊपर गुरुओं की जो फोटो लगाना या गुरुओं का एक लाइट शो में फोटो लगाना, वो ये दिखा रहा है कि सरकार ने असलियत में पंजाब में काम करना शुरू किया। हरिमोहन कौशिक जी, पंजाब में पंजाब खालिस्तानियों में के सरकार काडर ने को काम कमजोर करना शुरू किया, लेकिन ब्रिटेन की बात करें, ग्रीस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, लग रहा है कि जो खालिस्तानी आतंकवादियों के जो कुनबा है वह लगातार बढ़ रहा है और इनको विपक्ष मतलब ऐसी सरकारें सह दे रही हैं जो भारत के खिलाफ काम करती हैं। अब सवाल यह है कि भारत के पास क्या उपाय बचा है, चूंकि जिन आतंकवादियों का नेटवर्क सामने आया है उनके तार ब्रिटेन से जुड़े हुए हैं, ग्रीस से जुड़े हैं। ऐसे में भारत सरकार के पास ऑप्शन क्या होता है या पुलिस एजेंसी के पास ऑप्शन क्या है? जी, मुझसे पूछा जा रहा है सर। जी सर देखिए, असलियत में सरकार हमारे और आपके सामने ये खबर अब आई है। सरकार बहुत पहले से इस चीज के ऊपर काम कर रही है। 2022 से हम इस चीज को देख रहे हैं कि अननोन गनमैन पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकियों को, जो खालिस्तान से जुड़े हुए आतंकी थे, उन्हें खत्म कर चुका है। जब वो अननोन गनमैन पाकिस्तान के अंदर अपने काम कर रहा था तो इसी तरीके से यही गनमैन जो हैं और इसी तरीके के काम अब यूके के अंदर भी हुए हैं और कनाडा के अंदर भी हुए हैं। जब हाथ सरकारी जो हमारी एजेंसीज का हाथ पन्नू की गिरबान तक पहुंचने लगा तो अमेरिका को सामने आकर पन्नू को अपनी शरण में लेना पड़ा। तब जाके कहीं पर मामले को हम सबने देखना शुरू किया जब कनाडा ने उठाया, और पिछले साल सितंबर से उठना शुरू हुआ है। उससे पहले हम ये सोचते थे कि हमारे पंजाब के अंदर सब कुछ है। सर देखिए, इसकी टाइमिंग को समझिएगा, हमें समझना होगा इनकी टाइमिंग क्या है। जब जब भारत में एक स्ट्रांग गवर्नमेंट होती है जो वेस्ट के इंटरेस्ट को भारत में पूरा ना करने की जगह इंडिया के इंटरेस्ट को डोमिनेट करती है या प्रेफरेंस देती है, तो वेस्ट को प्रॉब्लम होती है। और वेस्ट एकदम से ऐसे मुद्दे उखाड़ने की कोशिश करता है जिससे भारत उन लड़ाइयों में फंस जाए और उसकी तरक्की रुक जाए। ये काम इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था, यही काम मोदी के टाइम पर हुआ है। इंदिरा गांधी के टाइम पर भी K2 प्रोजेक्ट में खालिस्तान और कश्मीर, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद आपको नॉर्थ ईस्ट में, उसके बाद नक्सलिज्म, हर जगह आपको ये सब चीजें मिलेगी। एग्जैक्टली मोदी सरकार ने आके सबसे पहले इनको खत्म किया, तो खालिस्तान के जो सरमाएदार जो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में बैठे हुए थे उनको भी खत्म किया। हमें नहीं भूलना चाहिए सर, अभी ब्रिटेन के अंदर एक खालिस्तानी टेररिस्ट, रिनॉन्ड खालिस्तानी टेररिस्ट जो असाइलम लेके बैठा हुआ था, उसकी सडन मतलब ब्लड कैंसर और सडन हार्ट अटैक से डेथ हो गई। ब्लड कैंसर वाले की हार्ट अटैक से डेथ के बारे में कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई थी कि पोलोनियल नाम का जो जहर होता है वो दे दिया गया, जिसकी वजह से वो मारा गया। तो सर असलियत में यूनाइटेड किंगडम और ये जितने 5 आइज मेनली है और यूरोपियन और वेस्ट कंट्रीज है, वो कभी नहीं चाहती कि इंडिया उनके साथ बार्गेन करे, वो चाहती है इंडिया उनको फॉलो करे। और पिछले कुछ टाइम में भारत सरकार का एटीट्यूड दिखाई दे रहा है कि इंडिया उनसे बार्गेन कर रहा है, उनसे आर्ग्यू कर रहा है। वो चीज उन्हें पसंद नहीं आ रही तो वो क्या करेंगे, वो कभी खालिस्तान का मुद्दा उठाएंगे। और ब्रिटेन अब खुल के सामने आ गया। सर बेशर्मी की बात तो ये है इन देशों की कि उनकी सर्विसेज के अंदर रहने वाला एक इंसान जो अफगानिस्तान से लेकर कई जगह पे सर्व कर चुका है, वो बंदा खालिस्तान का एक बड़ा लीडर निकला और उसमें वो बेशर्मी ये दिखा रहे हैं कि ये लीडर निकला, कोई बात नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे देश में आके किसी को मार डालने की। चलिए, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इससे भी निपटना होगा। जी, अभी हम दोबारा आएंगे आपके पास। हमारे साथ हैं डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह का आतंकवाद पहले भी 1980 1990 के दशक में देख चुका है। आपका अनुभव क्या रहा है और इससे कारगर ढंग से कैसे निपटा जाएगा? जी बिल्कुल, जो भाई साहब अभी बता रहे थे मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं और आगे उसी बात को बढ़ाते हुए कहूंगा कि 1980-90 के दशक में ये उत्तर प्रदेश में भी जो खालिस्तानी आंदोलन था ये काफी उग्र रूप इसने धारण कर लिया था और पीलीभीत जिला इसका केंद्र था।
और साथ में अगल बगल के जिले जैसे रामपुर, बिजनौर, नैनीताल, ये जो रुद्रपुर का एरिया है, ये सब खीरी तक, शाहजहांपुर, इससे बहुत प्रभावित हुए थे। और उस समय मुझे याद है, मुझे पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन बनाकर पूरनपुर भेजा गया था, जहां मैंने काफी समय तक ड्यूटी की। और धीरे 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 आतंकवाद को पंजाब और यूपी से खत्म किया गया। अब वो उसी तरह ये मेरा तो अनुभव ये कहता है जी कि जिस तरह से कश्मीर में जब केंद्र शासित क्षेत्र बना और धारा 370 हटी, तो उसके बाद एकदम से आतंकवादी अभियान को झटका लगाया गया, कंट्रोल में आया। अन्यथा होता क्या है कि लोकल पुलिस प्रशासन, जुडिशियरी, तीनों में इन आतंकवादियों के कुछ ना कुछ मददगार निकल आते हैं। और वो किसी का रिश्तेदार है, कोई घूस खा गया है, कोई मिला हुआ है भीतर भीतर, ये सब उसके कारण इस प्रकार की समस्या पूरी तरह कंट्रोल करने में कठिनाई आती है। और दूसरा जो उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है कि टिट फॉर टैट, कि अगर गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, कोई समझौता न वोटों के लालच के लिए और ना पैसे के लालच के लिए, ना किसी दबाव, ना कोई प्रभाव। बदमाश बदमाश है। जब इस पॉलिसी पर सरकार चलती है और चल रही है, तो आप निश्चिंत रहिए कि ये जो आतंकवादी खालिस्तानी अभियान चलाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, ये सब कंट्रोल हो जाएगा। 1980 और 1990 के दशक में हमने क्या सबक लिया? यह सबक अगर कुछ लिया होता तो जब अमृतपाल सिंह को पुलिस खोज रही थी तो उसकी खोज पीलीभीत तक भी पहुंची। यानी जो नेटवर्क आतंकवादियों का पीलीभीत में था, यह माना जा सकता है कि पूरी तरीके से तोड़ा नहीं गया, जिसका खामियाजा दोबारा देखने को मिला अब चंद दिन पहले ही, कि जब वहां 3 आतंकवादी भाग के आते हैं, शरण लेते हैं, पाकिस्तान नेपाल जाने की कोशिश में रहते हैं, उसी बीच में मार गिराए जाते हैं। यानी जो लोकल नेटवर्क है उसको तोड़ने में तो लोकल पुलिस पे ही हमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। बिल्कुल। लगभग 34 साल का समय बीत गया, सन 90 से सन 2024 में। और इस 34 साल में ऐसा नहीं है कि वो नेटवर्क नहीं खत्म किया गया था। आतंकवादियों की कार्य प्रणाली होती है कि ये एरिया बहुत सूट करता है उनको, क्योंकि खेतों के बीच में अलग अलग फार्म हाउसेस बने रहते हैं, खीरी में, पीलीभीत में, जिनको झाला कहते हैं वहां पर। तो ये एकाएक आतंकवादी जो है कंबल ओढ़ के और उसी के अंदर राइफल छिपा के एकाएक पहुंच जाते हैं। अब वो जो सिख लोग हैं वो कुछ को तो वो धार्मिक आधार पर प्रेरित करते हैं कि हम दल खालसा के हैं और हम खालसा स्थापित कर रहे हैं, और कुछ डर जाते हैं कि हम करें क्या, अभी आ गए हैं बंदूक से, नहीं तो हमको मार डालेंगे। तो वो खाना खिला देते हैं, उनको सुला देते हैं। यानी कि दोनों तरफ से उनकी दिक्कत होती है कि वो करें क्या। अब इसका जो इंटरनेशनल एंगल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, यहाँ पर ये काफी कुछ लोगों ने जो सिख समुदाय से हैं उन्होंने काफी पैसा कमा लिया, और 99% लोग बहुत देशभक्त हैं, शरीफ हैं। लेकिन 1% ऐसे भी निकल आते हैं जो जिनकी तमन्ना और आगे बढ़ती है कि अरे अगर पंजाब में हमारा राज हो जाए तो हम वहां के प्रधानमंत्री बन जाएं, हम वहां के गवर्नर बन जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं। इस प्रकार की तमन्नाएं लहर लेती हैं। तो उसको मजा लेने के लिए, जैसे होता है कुछ विदेशी ताकतें जो नहीं चाहती कि भारत बहुत मजबूत देश बनकर उभरे, वो उसको हवा देती हैं कि अरे यहाँ हमारे नागरिक हैं, यहाँ घुस के आप नहीं मार सकते, यहाँ नहीं मरवा सकते। जबकि देशद्रोहियों की एक ही सजा है जो भारत सरकार ने पॉलिसी अपनाई है कि, और जो अमेरिका ने भी अपनाई है कि अगर अमेरिका का दुश्मन है तो चाहे अफगानिस्तान में है चाहे ईरान में है, वो मारा जाएगा। सूर्य कुमार शुक्ला जी, सवाल यही है कि इनका मोटिव किस तरीके से अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। 1980 में कैसे देते थे, 1990 में कैसे देते थे, और अब कैसे देते हैं? चूंकि आप इस एंटी टेररिस्ट को लीड कर चुके हैं टीम को, तो
इससे आपको क्या लगता है कि इनके कार्यप्रणाली में कोई चेंज आ रहा है? चूंकि अब इनका नेटवर्क बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। संख्या में हो सकता है इनके कुछ कमी आई हो, लेकिन इनका नेटवर्क अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। ग्रीस, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब आप नाम खुद ही गिना चुके हैं। अब इनको कैसे आप टैकल करेंगे, या यूपी गवर्नमेंट कैसे टैकल कर रही है? देखिए, यूपी गवर्नमेंट की जहां तक बात है वो तो बहुत क्लियर है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। और जब ये क्लियर पॉलिसी होती है ना, तो कोई द्वंद्व नहीं होता। पुलिस बहुत बहादुर है, उसमें कोई डाउट नहीं। ये नेटवर्क को, पुलिस तो इस इशारा नेटवर्क चाहती को है। जो स्लीपिंग सेल वाले आतंकी हैं, इनके खुलासे के लिए क्या कर रही है यूपी सरकार? वो बहुत सी बातें, देखिए, इसमें इंटेलिजेंस का एंगल इन्वॉल्व है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, तो बहुत सी बातों को, पॉलिसी को डिक्लेयर नहीं सार्वजनिक रूप से किया जाता है। लेकिन इतना बता दूं, जो जनता के लिए बड़ी आसानी से बताया जा सकता है, कि जहां कहीं ये छिप कर, ये जब प्रेशर वहां पड़ता है पंजाब में, तब भागकर खीरी और पीलीभीत आ जाते हैं और छिप कर रहकर नेपाल की तरफ भागकर विदेश जाने का प्रयास करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो जरूरी टर्निंग पॉइंट हुआ है, वो अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की जीत के साथ ही आप देखिएगा कि इनका हौसला काफी पस्त हुआ है और पस्त हो जाएगा। कनाडा ने जिस तरह से अपनी विदेश नीति में यू टर्न लिया है, कि वही कनाडा के राष्ट्रपति ट्रूडो, जो पहले आलोचना करते नहीं थकते थे कि हमारे देश में क्यों मार दिया गया, और तुमने मरवा दिया और ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन बाद में अब वो कहते हैं मुझे मेरे देश की एजेंसियों ने गलत सूचना दी थी कि भारत के इशारे पर वो मारा गया। जबकि अब दो हालात बदले हैं, निश्चित तौर पे सूर्य कुमार शुक्ला जी, हालात बदले हैं। लेकिन सवाल फिर है हरिमोहन कौशिक जी, कि टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। इस टेक्नोलॉजी की लड़ाई में हम पिछड़ेंगे तो बहुत बुरी तरीके से मात खाएंगे। पता चला कि ये जो आतंकी थे, जंगी ऐप का यूज करते थे, जिसमें डाटा कुछ सेकंड के भीतर ही सर्वर से उड़ जाता है। लेकिन हमारी एजेंसियों ने उस को डिकोड किया, उस डाटा को। ऐसे ही तमाम ऐसी चीजें आ रही हैं जहां टेक्नोलॉजी के साथ ही हम इस आतंकवाद का मुकाबला कर पाएंगे। आपको क्या नहीं लगता है कि अभी राज्य सरकारें उतनी कैपेबल नहीं है जितनी केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं? लेकिन सवाल फिर उठता है कि अगर ऐसी बात मान ली जाए तो फिर हमारे हाथ से बहुत चीजें निकल जाएंगी, क्योंकि हर मामला केंद्र सरकार या केंद्रीय एजेंसियां ही नहीं टैकल कर सकती हैं। हरिमोहन कौशिक जी। सर, टेक्नोलॉजी के मामले से पहले मैं एक ध्यान ये दिलाना चाहूंगा कि एक नैरेटिव वॉर होता है जी। नैरेटिव वॉर में अपने देश, किसी जो भी एक इंसान होता है, वो अपनी एक विमर्श जो है वो लोगों के सामने रख के बताता है कि हमें ये करना है। भारत सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी, टेक्नोलॉजी से भी बड़ी कमजोरी मैं ये कहूंगा, हम लोग विमर्श के मामले में फेल होते हैं। जब हमारे दुश्मन हमारे ही नागरिकों को भड़का रहे होते हैं, तो हम किसी तरीके का कोई भी स्टेप उठाने से पहले 50 बार सोचते हैं। और हमारी जो एजेंसियों को मैं क्या करूं, हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम इतना कमजोर है, इतना लचर है कि वो इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देता। जैसे मणिपुर के अंदर हम देखते हैं तो कुकी क्रिश्चियंस हैं जो इस टाइम पर रिवोल्ट कर रही है, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सर, ये जो चीज होती है, ये चीज हम नैरेटिव वॉर खालिस्तान के मामले में हार चुके हैं, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा कि खंडूरपुर की सीट से लेकर, और अगर आप देखेंगे अजनाला वाली सीट तक, जिस तरीके से खालिस्तानियों को रिकॉर्ड वोटों से जिताकर भेजा है। सर, 3 खालिस्तानी, हमारी 2 खालिस्तानी संसद में बैठे हुए हैं और तीसरा जीत के आया हुआ जो जेल में है। सर, अब उनका क्या किया जाएगा, मुझे ये बताइए। हम एक नैरेटिव वॉर हार चुके हैं। बेहद अहम बात कह रहे हैं आप कि अगर नैरेटिव वॉर में हम पिछड़े, तो अब ऐप की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें, सबसे पहले अब फोकस करना होगा कि हमें अपने नैरेटिव वॉर में युद्ध को जीतना होगा, ताकि जिन लोगों को बरगलाया जा रहा है उनको उससे मुक्त किया जा सके। आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में जुड़े रहे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।